हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टॉप 10 साप्ताहिक करंट अफेयर्स घटना चक्र। दोस्तों इसमें आप लोग को 15 जून से लेकर के 20 जून तक जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं सभी को पढ़ाया जाएगा। तो दोस्तों और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, देखते हैं। देखिए पहले इसमें हमारा पहला टॉपिक है, आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल को एनआईपीएफपी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। अब देखिए दोस्तों, इसमें आपको नीचे डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है। एनआईपीएफपी ने बयान में कहा कि हमें इस बात की खुशी है कि आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल 22 जून 2020 से 4 साल के लिए संस्थान के चेयरमैन के रूप में हमसे जुड़ रहे हैं। देखिए दोस्तों, जुड़ कितने साल के रहे हैं बताया गया आपको यहाँ पे 4 साल के लिए। एनआईपीएफपी ने विजय केलकर के योगदान हेतु उनका आभार जताया है। उर्जित पटेल ने 10 दिसंबर 2002 को आरबीआई गवर्नर के कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। देखिए दोस्तों, इन्होंने इस्तीफा कब दिया था ये भी थोड़ा ध्यान देना आपको। इस्तीफा दिया था इन्होंने 10 दिसंबर 2018 को। देखिए कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इन्होंने अपना नियुक्ति कब किया, दोबारा इन्होंने इस्तीफा कब दिया था। पहले देखिए नियुक्त कब किया इन्होंने, 22 जून 2020 से बताया गया इसमें, मतलब कि नियुक्त होंगे। और इससे पहले देखिए इस्तीफा कब दिए थे, 10 दिसंबर 2018 को इस्तीफा दिया था। उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले दिया था। अब देखिए दोस्तों, इसमें ध्यान देना, आपको बताया गया उन्होंने अपना इस्तीफा केंद्रीय बैंक के बोर्ड की महत्वपूर्ण बैठक से पहले दिया था। उर्जित पटेल 1990 के बाद रिजर्व बैंक के ऐसे पहले गवर्नर रहे हैं जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले केंद्रीय बैंक से विदाई ली थी। देखिए सबसे पहले गवर्नर जनरल हैं, मतलब 1990 के बाद से, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले जो इस्तीफा ये ले लिया है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा टॉपिक है हमारा, भारत अगस्त 2021 में बनेगा यूएनएससी का अध्यक्ष। अब देखिए दोस्तों, हमारा यूएनएससी क्या होता है, हमारा इसका फुल नेम होता है हमारा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिलिंग या बोलते हैं इसको काउंसिलिंग हम लोग। देखिए इसका फुल नेम थोड़ा ध्यान रखिएगा आप लोग, कभी कभी पूछा जाता है ऑप्शन में, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी और काउंसिल। अब देखिए इसमें पढ़ते हैं थोड़ा सा हम लोग डिस्क्रिप्शन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र प्रवक्ता के कार्यकाल से जारी सूचना के मुताबिक भारत अगस्त 2021 में परिषद की अध्यक्षता करेगा। देखिए दोस्तों, कब करेगा अध्यक्षता बताया गया आपको यहाँ पे 2021 में, वो भी अगस्त के महीने में बताया गया यहाँ पे। इसके बाद भारत 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा। देखिए दोस्तों, बताया गया आपको कि 2021 में जो वो उसका जो है अध्यक्षता करेगा। उसके बाद में 2022 में 1 माह के लिए परिषद का अध्यक्ष बनेगा, परिषद का ये अध्यक्ष भी बनेगा। सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर भारत का 2 वर्ष का कार्यकाल 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। देखिए दोस्तों, अभी जो है ये शुरू कब से होगा हमारा बताया गया आपको यहाँ पे 1 जनवरी 2021 से शुरू होगा। और ये कितने साल के लिए रहेगा हमारा 2 साल के लिए। आगे है, भारत सुरक्षा परिषद के चुनाव में मिले जबरदस्त समर्थन की मदद से 2 साल के लिए इसका अस्थायी सदस्य चुना गया है। देखिए इसको जो है हर प्रकार से समर्थन दिया गया है, इसीलिए जो है 2 साल के लिए इसका चुनाव हुआ है। इस अभूतपूर्व चुनाव में 192 सदस्य देशों के राजनयिकों ने कोरोना वायरस वैश्विक महामारी के मद्देनज़र सामाजिक दूरी के नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए और मास्क पहनकर मतदान किया। अब देखिए दोस्तों, बताया गया यहाँ पे हमारे इसमें सदस्य कितने जोड़े थे इनको, मतलब कि अस्थायी सदस्य बनाने के लिए इसमें जोड़े थे हमारे 192 सदस्य। और उन्होंने मतदान किस प्रकार के, उन्होंने मतदान जो कोरोना वायरस को ध्यान में रख करके एकदम से सही प्रकार से मास्क पहन करके मतदान किया है। आगे बढ़ते हैं हम इस टॉपिक पे। देखिए हमारे इसमें तीसरा टॉपिक है, भारत करेगा AFC महिला एशिया कप। देखिए दोस्तों, यहाँ ध्यान दीजिए आप थोड़ा से, भारत करेगा AFC महिला दिवस कप 2020 की मेजबानी। अब इसमें देखिए दोस्तों, बताया गया आपका, देखिए हमारा AFC क्या होता है, हमारा AFC जो होता है हमारा, इसको बोलते हैं हम लोग अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ।
अब देखिए यहाँ पे जो हमारा AIFF लिखा गया, इसका जो हमारा फुल नेम होता है इसको हम बोलते हैं ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन। दोस्तों इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। देखिए फुल फॉर्म जो होता है आप लोग बहुत बारीकी समझिएगा, क्योंकि फुल फॉर्म अक्सर कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं, उस पर हम लोग कभी कभी गौर नहीं करते हैं। तो देखिए AIFF का फुल नेम जो होता है हमारा ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को लिखे पत्र में AFC के महासचिव ताडो बिडंसर जॉन ने लिखा। देखिए दोस्तों इसके महासचिव कौन है बताया गया आपको यहाँ पे, ताडो बिडंसर जॉन ने लिखा कि समिति ने AFC महिला एशिया कप 2022 फाइनल्स की मेजबानी के अधिकार अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे हैं। अब देखिए दोस्तों बताया गया हमारा जो आपका यहाँ पे शुरू होने वाला हमारा AFC महिला एशिया कप 2020, इसका जो हमारा फाइनल जो है मेजबानी अधिकार किसको दिया गया बताया गया यहाँ पे, अखिल भारतीय फुटबॉल को सौंपे गए हैं। इससे पहले साल 1979 में मेजबान मिली थी, तब भारतीय टीम रनर अप रही थी। देखो दोस्तों इससे पहले जो 2022 से पहले एक बार जो है अपना भारत जो है इसके प्रति जो है शामिल था, जिसमें हमारा यहाँ बताया गया आपको सन 1979 में। थोड़ा ध्यान दीजिएगा इसको। आगे है हमारा यहाँ पे AIFF कह सकते हैं इसको हम, AIFF के लिए मेजबानी मनोबल बढ़ाने वाली है, क्योंकि उसे फीफा, अब देखिए दोस्तों फीफा अंडर 17 कहेंगे चाहे संतरा कहेंगे इसको हम लोग, महिला विश्व कप की मेजबानी भी सौंपी गई थी, जिसका आयोजन अगले साल होगा। देखिए दोस्तों इसमें बताया गया हमारा एक फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप की जो मेजबानी सौंपी गई है, जिसका आयोजन कब होगा हमारा अगले साल बताया गया आपका 2021 में। भारत ने साल 2016 में AFC अंडर 16 चैम्पियनशिप और साल 2017 में फीफा अंडर 17 विश्व कप की मेजबानी की थी। देखिए बताया गया इससे पहले जो है भारत जो है 2 बार मेजबानी कर चुका है आपका यहाँ पे 2016 में और 2017 में। देखिए 2016 में था यहाँ पे अंडर 16 AFC था आपका, और 2017 में था हमारा फीफा अंडर 17। तो दोस्तों थोड़ा से बारीकियों पे आप लोग जरूर ध्यान दीजिए, जिससे कि आप लोग को जब कभी भी कोई एग्जाम जो है बीट करना हो तो उसमें जो है कुछ ऐसे हमारे क्वेश्चन निकलते हैं जो बहुत बारीक पॉइंट से निकाले जाते हैं। जब आप सही प्रकार डिस्क्रिप्शन को समझे रहेंगे तभी आप सही प्रकार से जा करके वहाँ पे क्वेश्चन को देख करके उसका सही विकल्प जो है समझ पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नंबर 4 हमारा टॉपिक है भारत नेपाल सीमा विवाद। अब देखिए दोस्तों इसमें जो है हमारा भारत नेपाल सीमा विवाद से जो है क्वेश्चन लिया गया है। नेपाल की राष्ट्रपति, देखिए नेपाल की कहेंगे चाहे का कहेंगे चाहे के कहेंगे, नेपाल की राष्ट्रपति ने नए नक्शे को अपनी मंजूरी दे दी। देखिए दोस्तों बताया जा रहा है कि नेपाल जो है अपना नया नक्शा जो है तैयार कर रहा है। अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं विस्तार से हम लोग। बताया गया यहाँ पे भारत के कड़े विरोध के बावजूद इस नए नक्शे में नेपाल ने 3 भारतीय इलाकों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। अब देखिए दोस्तों इसमें जो इलाके जो इसने मतलब मांगे अपने लिए कौन कौन से है, लिपुलेख है, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया है। नेपाल के इस कदम से दोनों देशों के सौहार्दपूर्ण संबंधों को बहुत बड़ा झटका लगा है। देखिए दोस्तों जो अपना पड़ोसी देश नेपाल है उससे थोड़ा सा मित्रत्व जो हमारा पहले संबंध बना था अपने देश का, उसमें थोड़ा सा जो है अब हल्का फुल्का कहीं ना कहीं जो है फीकापन आ गया है। क्योंकि देखिए जब कभी भी एक पड़ोसी से थोड़ा से भी विवाद करता तो उनके मन में कोई ना कोई जो है भावना थोड़ा बहुत जागृत हो जाती, जो उनको जो है संबंध खराब करने में जो है थोड़ा बहुत योगदान दे देती है। अब बताया गया आगे नेपाल के राष्ट्रपति भवन की तरफ से जारी बयान के मुताबिक राष्ट्रपति भंडारी ने बिल पर संवैधानिक प्रावधानों के तहत हस्ताक्षर किए हैं। देखिए राष्ट्रपति ने जो है मंजूरी जो है वहाँ के दे दी है कि मतलब वहाँ जो है इनको जो ये 3 इलाके जो है सौंपे जाएं। आगे बढ़ते हैं इसी टॉपिक पे अभी हम लोग। नेपाल ने अपने नए नक्शे में भारतीय क्षेत्र के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सीमावर्ती 3 स्थानों लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपने क्षेत्र के रूप में दर्शाया। देखिए दोस्तों जो तीनों इलाके हैं जो अपने भारत के जो है सीमावर्ती कहने मतलब भारत के एकदम बगल में जो है ये हैं, और इनको जो है ये अपने नक्शे में जो है दर्शाने के लिए जो है कह रहा है। इस नक्शे को राष्ट्रीय मान्यता देने के लिए संविधान संशोधन बिल को नेपाली संसद के उच्च सदन ने
18 जून 2020 को इसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा जो 18 जून 2020 को पारित भी हो गया है। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि हमारा जो है नेपाल का जो है जो नक्शा बना उसमें जो है हमारे कितने जो है यहाँ पे इलाके मांगे गए। तो इसमें इलाके हमारे 3 हैं, लिपु लेक, काला पानी और लिम्पियाथुरा है। और देखिए दोस्तों, ये पारित कब हुआ हमारा जो उच्च सदन के द्वारा? 18 जून 2020 को। तो थोड़ा इस पर आप बढ़िया ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हमारा टॉपिक नंबर 5 है, प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च की 41 कोयला ब्लॉक नीलामी। प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की 41 कोयला ब्लॉक नीलामी। कहा सब मिलकर आपदा को अवसर में बदलेंगे। इन्होंने कहा है कि सभी लोग मिलकर जो हमारा कोरोना का जो हमारा आपदा चल रहा है, प्रकार से हमारी प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं इसको हम लोग प्रकार से, तो इससे जो है थोड़ा सा जो है अपने देश को उन्नति करने में सपोर्ट मिलेगा। अब देखिए आगे क्या बताया गया इसमें। हमारा बताया गया केंद्र सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को रखा। साथ ही उन्होंने कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें जो कुछ भी आपको महत्वपूर्ण लगे उसको आप लोग निकाल सकते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा से आगे। देखिए अभी इसका टॉपिक दिया गया यहाँ पे, प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने संबोधन में कहा कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा जो है हौसला बढ़ाने वाली बात उन्होंने कह दिया है कि भारत कोरोना से लड़ेगा भी और आगे बढ़ेगा भी। इसके साथ ही भारत इस बड़ी आपदा को अवसर में बदलेगा। देखिए जितना हमारा जो है कोरोना वायरस है, जिस प्रकार से हमारा पूरा देश जो है झेल रहा है, हमारा जो है जीडीपी कितना लो हो गया है, किस प्रकार से सभी हर राज्य में सभी प्रकार से देखिए लोग बेरोजगार बैठे हैं, कोई किसी को सही प्रकार से कहीं पर काम करने को नहीं मिल रहा है। सभी जो है अपनी जीविका सही प्रकार से जिस प्रकार से चला पा रहे हैं उस प्रकार चला पा रहे हैं। तो मोदी जी का कहना है कि इस जो है 41 जो है जो उन्होंने बताया ऊपर 41 कोयला ब्लॉक नीलामी के तहत जो या इसके द्वारा जो थोड़ा सा जो है इसमें जो है हम लोग जो है जो बेरोजगार घूम रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ काम मिल जाएगा और इससे जो है हमारा थोड़ा सा विकास भी हो सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अभी इसी टॉपिक पे। उन्होंने कहा कि कोरोना के इस संकट ने भारत को आत्मनिर्भर भारत होने का सबक दिया है। आत्मनिर्भर भारत यानी भारत आयात पर अपनी निर्भरता कम करेगा। देखो दोस्तों, आयात मीन्स होता है जो हम लोग कुछ सामान जो है कहीं विदेश से मंगाते हैं। तो इनका कहना है कि जब अपने भारत में सब कुछ तैयार हो जाएगा तो हम लोग को जो है कोई भी सामान अधिकतर जो है भारत के विदेशी या भारत के पड़ोसी देशों से जो है मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए अगला हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 है, यूपी सरकार का बड़ा फैसला, शहीदों के परिवार को अब मिलेगी 50 लाख की आर्थिक सहायता। देखिए दोस्तों, ये तो अच्छी बात है क्योंकि देखिए जो हमारे यहाँ पे जवान जो है कश्मीर में कहीं पर भी शहीद होते हैं, समझ लीजिए वो घर के कोई ना कोई जो है बहुत ही मेन मेंबर रहते हैं, जिनके शहीद होने से या जिनके मतलब क्षति होने से उनका परिवार एक प्रकार से टूट जाता है। तो जो 50 लाख की जो रकम है कहीं ना कहीं जो उनका थोड़ा बहुत परिवार जो है खड़ा करने में सहयोग कर सकता है। तो समझ लीजिए अच्छी स्कीम है ये। देखिए इसमें क्या बताया गया है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में यह फैसला किया गया है। सेना और अर्धसैनिक बलों के शहीद की पत्नियों आश्रितों को राज्य सरकार की ओर से 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस फैसले को पूरी कैबिनेट ने स्वागत किया है। योगी सरकार ने कहा कि उत्तर प्रदेश के मूल निवासी जिनका परिवार यूपी में रहा होगा ऐसे शहीदों के परिवार को अब 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले यह आर्थिक सहायता 25 लाख रुपए थी जो उनके लिए बहुत कम थी। देखिए दोस्तों, पहले जो हमारी जो रकम थी जो आर्थिक सहायता थी ये 25 लाख बताया गया, अब इन्होंने जो उसको दोगुना करके 50 लाख कर दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 7 पे। IMD की प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में भारत 43वें स्थान पर। देखिए दोस्तों, यहाँ पे IMD का जो हमारा फुल नेम होता है इसका होता है हमारा इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट होता है दोस्तों।
तो थोड़ा सा इसका फुल नेम आप लोग याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं टॉपिक पे हम लोग। बताया गया है IMD की रिपोर्ट के अनुसार प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। IMD की रिपोर्ट के मुताबिक प्रतिस्पर्धात्मक शक्ति के मामले में भारत की कुछ परंपरागत कमजोरियां, मसलन कमज़ोर बुनियादी ढांचा और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। देखिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी जो होता है हमारे जो अपने इंडिया का या कहीं का भी जो होता है, सबसे ज़रूरी जो हमारा ढांचा होता है वो शैक्षिक और शिक्षा होता है। देखिए, जब तक हम लोग सही प्रकार से शिक्षित नहीं होंगे तब तक सही प्रकार से कभी भी हम अपना या अपने समाज का, अपने परिवार का, अपने देश का कभी भी जो है विकास नहीं कर सकते हैं। तो यह बताएगा कि इसकी जो कमजोरी बताया गया है, इसका जो मसलन कमजोरी बताया गया बुनियादी ढांचा है और शिक्षा में अपर्याप्त निवेश अभी कायम है। कहने मतलब कि शिक्षा में जो है अभी ये अपर्याप्त निवेश, मतलब सही प्रकार से निवेश नहीं किया जा रहा है, मतलब शिक्षा पर सही प्रकार से ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं हम लोग इसी टॉपिक पे अभी। यह रैंकिंग स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर के बिजनेस स्कूल द्वारा 1989 से हर साल दी जा रही है। अब देखिए दोस्तों, जो हमारा IMD जो है, ये जो हमारा रैंकिंग है, ये हमारी शुरुआत कहाँ से और कहाँ से, मतलब अभी ये चालू चल रही है, ये चालू है आपका, स्टार्ट हुआ है स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर से। और स्टार्ट कब हुआ था आपका, ये 1989 से ही। भारत इसमें लगातार 41वें स्थान पर रहा है। देखिए दोस्तों, भारत इसमें पहले जो इसका जो हमारा रैंकिंग जो प्लेस था उसका 41 मतलब कि स्थान था, लेकिन भारत 2017 में प्रतिस्पर्धा रैंकिंग में फिसल कर 45वें स्थान पर आ गया था। स्थान पर भारत का 2018 में 44वें, देखिए दोस्तों 2017 में 45वां स्थान था आपका, 2018 में इसका स्थान 44वां हो गया था और साल 2019 में इसका स्थान फिर 43वां हो गया था और अब जो है 2020 में इसका स्थान जो है 43वां ही। कहने का मतलब कि इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जिस प्रकार से हमारा 2019 में था उसी प्रकार से हमारा 2020 में है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा आप लोग कि किस सन में 2017 में उसका स्थान कितना था, 16 में कितना था, 18 में कितना था, 19 में कितना था और 2020 में कितना है, उस पर थोड़ा सा आप लोग फोकस करिएगा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने टॉपिक नंबर 8 पे। जिसे बोलते हैं हम ब्रिटिश अकादमी फिल्म पुरस्कार 2 महीने के लिए स्थगित। अब देखिए दोस्तों, बताया गया इसमें ब्रिटिश अकादमी, जिसे कहते हैं हम लोग अकादमी, फिल्म पुरस्कार 2 महीने के लिए स्थगित हो गया है, पोस्टपेन हो गया है। कैसे हो गया देखते हैं इसको हम लोग। कोरोना वायरस के कारण एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर, देखिए दोस्तों थोड़ा नाम पे ध्यान दीजिएगा आप लोग, अकादमी इसको कहते हैं हम लोग एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंस ने घोषणा की कि 93 अकादमी पुरस्कार 25 अप्रैल 2021 तक स्थगित किए गए हैं। देखिए दोस्तों, ये 93 जो हमारा अकादमी पुरस्कार बताया गया आपका, 93 वाला बताया गया, जो कि हमारा 25 अप्रैल 2021 तक जो स्थगित कर दिया गया है। इसकी प्रारंभिक तिथि 28 फरवरी 2021 थी। देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा पहले डेट रखा गया था 28 फरवरी 2021 को। इसको 2 महीने बढ़ा करके स्थगित करके जो है कर दिया गया है 25 अप्रैल 2021 तक जो इसको कर दिया है। यह आयोजन हॉलीवुड के डॉल्बी थिएटर में होगा। देखिए दोस्तों, इसका आयोजन कहाँ होना बताया जा रहा है आपको, हॉलीवुड के जो है डॉल्बी थिएटर में। आगे है, यह चौथी बार है अब ऑस्कर स्थगित किया गया। दोस्तों इससे पहले भी कई बार जो स्थगित किए गए हैं, लेकिन बताया गया है जो हमारा चौथी बार जो इस पुरस्कार को जो स्थगित किया गया है। पहली बार इसे 1938 में लॉस एंजिल्स में, देखिए दोस्तों बताया गया पहली बार ये जो है हमारा स्थगित हुआ था 1938 में लॉस एंजिल्स में। बाद के बाद इसमें बताया गया बाढ़, एक बार 1938 में लॉस एंजिल्स में जो है बाढ़ आ गई थी, इसलिए उसको स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद फिर 1968 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर और साल 1981 में राष्ट्रपति रीगन की हत्या के बाद इसे स्थगित किया गया था। देखिए दोस्तों, इसको स्थगित करने में कोई बहुत बड़ा ही कारण देखिए बताया गया, इसमें कई कारण हैं, तो देखिए थोड़ा इस पर ध्यान दीजिएगा आप लोग। हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए हमारा जो 9 नंबर टॉपिक है, बताया गया है ICMR ने लॉन्च किए
त्वरित एंटीजन किट्स के इस्तेमाल की अनुशंसा की। अब देखिए दोस्तों, इसमें हमारा टॉपिक है जो आपका ICMR। देखिए दोस्तों, ICMR का हमारा फुल नेम जो होता है इसको बोलते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। देखिए दोस्तों, ये जो है हमारा एक प्रकार का भारतीय जो है जो बड़ी बड़ी दवाइयों पर रिसर्च करता है, इसकी यहाँ हम लोग बात करेंगे कि इसमें हमारा क्या है बताया गया। इसमें ICMR ने कहा कि रैपिड एंटीजन ने जांच द्वारा जिन संदिग्ध व्यक्तियों में कोविड-19 या कोविड-19 कहेंगे हम लोग नहीं पाया जाता है, उनमें बाद में इसकी संभावना को पूरी तरह खत्म करने के लिए RT-PCR। देखिए दोस्तों, RT-PCR हमारा क्या होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, इसको बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन। फिर से सुनिएगा थोड़ा ध्यान से आप लोग, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर्स चैन रिएक्शन जांच कराई जाएगी। देखिए दोस्तों, इसका मतलब ये है कि जैसे कभी कभी एक बार कोरोना वायरस की जो जांच हो जाती है उसमें कभी कभी ऐसा होता है कि लोग पॉजिटिव नहीं निकलते हैं और उसके बाद जो पॉजिटिव निकल जाते हैं, तो बताया गया है कि जब कभी भी RT-PCR से इसकी जांच होगी तो दोबारा कभी भी इसकी संभावना जो है कोरोना वायरस पॉजिटिव जो है निकलने की संभावना नहीं रहेगी। इसका मतलब ये बताया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखिए यहाँ बताया गया, इसके बारे में तो समझते बढ़िया से हम लोग। हाँ, जांच कराई जानी चाहिए, जबकि जिन लोगों में एंटीजन जांच में संक्रमण, देखिए दोस्तों हम ये लाइन पढ़ रहे हैं, जिन लोगों में एंटीजन जांच में संक्रमण की बात आ रही है उन्हें वास्तविक संक्रमित माना जाना चाहिए और उनमें पुनः पुष्टि के लिए RT-PCR जाँच कराने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, RT-PCR जांच अगर एक बार आपकी हो जाती तो दोबारा जो आपको कोरोना जो है वो जो है आपको दोबारा जो है संभवतः उसकी बहुत कम होती है कि आपको जो है अंदर में कोरोना वायरस होगा। नेक्स्ट आपका देखते हैं थोड़ा सा, इसमें बताया गया अभी आपका ICMR का दावा है कि इसके ज़रिए सिर्फ आधे घंटे में किसी भी टेस्ट का परिणाम पता किया जा सकता है। अब देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा टाइम पीरियड बताया गया आपका, इसकी जांच जो है कितने घंटों में जो सफल हो जाती है बताया गया आपको यहाँ पे आधे घंटों में। तो कभी कभी क्वेश्चन आता है कि RT-PCR जो जांच हमारी कितने घंटे में जो है ये सही प्रकार से जो है सार्थक या सबल हो जाती है, सही प्रकार जो है अपना जांच जो है प्रदान कर देती है। तो उसका टाइम जो हमारा पीरियड बताया गया आपको यहाँ पे आधे घंटे में बता दिया गया है। अभी तक देश में मुख्य तौर पर RT-PCR तकनीक के जरिए ही कोरोना वायरस का सैंपल मापा जाता है। इसके जरिए कुल 3 से 4 घंटे की प्रक्रिया के बाद रिजल्ट आ जाता है। हालांकि ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से समय लगता है। देखिए दोस्तों, ट्रांसपोर्ट क्या होता है, जैसे कभी कभी चेकिंग का जो हमारा सैंपल होता है, जैसे हम कहते हैं यहाँ पे सैंपल ही बोलते हैं इसको हम लोग, जब वो सही प्रकार से जब दूर में कहीं मशीन लगी होती है वहाँ पे हम लोग चेक कराए जाते हैं, तो उसका जो ट्रांसपोर्ट में कभी कभी प्रॉब्लम होती है, इसलिए जो उसको थोड़ा से आने में वो टाइम लग सकता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे यहाँ बताया गया है टॉपिक नंबर 10 है आपका, बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत ने की खुदकुशी। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा टॉपिक है हमारा, इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बहुत ही समझ लीजिए दुखद बात है कि एक बॉलीवुड जो कि अब धीरे धीरे इंडस्ट्री में सफल हो रहा था, उन्होंने सुसाइड कर लिया, उन्होंने आत्महत्या कर लिया। इसका कारण देखिए मालूम नहीं पड़ा अभी, लेकिन थोड़ा सा इसके बारे में बताया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुशांत सिंह काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से गुजर रहे थे। हालांकि आधिकारिक तौर पर अभी कुछ नहीं कहा गया है। अभी उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ। देखिए दोस्तों, अब आगे जो है हमारा ये जो है किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सुशांत सिंह राजपूत ने जो अंतिम फिल्म कौन सी की थी, तो ध्यान दीजिएगा वो फिल्म कौन सी थी, केदारनाथ थी, जिसमें उनके अभिनय की काफ़ी तारीफ हुई थी। सुशांत सिंह आखिरी पोस्ट इंस्टाग्राम में 3 जून 2020 को माँ की फ़ोटो पोस्ट की थी। देखिए दोस्तों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि उन्होंने जो है अपने जो है आखिरी पोस्ट सोशल मीडिया पे कब की थी, तो कब की थी आपका बताया, और किस पे की थी, आपका इंस्टाग्राम पे की थी 3 जून 2020 को, और किसको की थी आप, और क्या की थी बताया गया हमारी यहाँ पे। देखिए अपनी माँ की एक फ़ोटो उन्होंने पोस्ट की थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सुशांत सिंह इससे पहले इसके अतिरिक्त फिल्म सोन चिड़िया और छिछोरे जैसी फिल्म में नज़र आ चुके थे।
उनकी अंतिम फिल्म केदारनाथ थी, जिसमें वे सारा अली खान के साथ दिखे थे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके जो है साथ में बताया गया, किसको दिखाया गया था, कौन सी एक्ट्रेस थी, सारा अली खान थी। सुशांत सिंह की अपकमिंग फिल्म कीजी और मैनी थी। कुछ समय पहले इस फिल्म का फर्स्ट लुक भी रिलीज हुआ था। देखिए दोस्तों, कभी कभी क्वेश्चन में आ भी सकता है ये कि जो है जब उन्होंने सुसाइड किया था तो उस दौरान वो किस फिल्म में जो है काम कर रहे थे या किस फिल्म के ऊपर काम कर रहे थे, तो वो फिल्म कौन सी थी बताया गया यहाँ पे, कीजी और मैनी थी। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देख लिए होंगे, तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसको अपने दोस्तों में शेयर भी करिएगा, वीडियो को लाइक भी करिएगा। और दोस्तों, कोई अगर प्रॉब्लम आती है आपको तो कमेंट करिएगा। ओके दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, थैंक्स।